हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि NX के अंदर हम इजी फिल एडवांस्ड मॉड्यूल कैसे यूज़ कर सकते हैं एक मोल्ड फ्लो एनालिसिस करने के लिए। पहले मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि मैंने एक ऑलरेडी फुल फ्लेज कोर्स बना रखा है ऑटोडेस्क मोल्ड फ्लो को लेके, जहाँ पे आप सब एनालिसिस कर सकते हो मोल्ड फ्लो का, इंजेक्शन मोल्डिंग का। तो ये वीडियो क्यों? इसका जवाब सिंपल है। सपोज़ आपको एक क्विकली एनालाइज करना है कंपोनेंट को कि मोल्ड फ्लोज का एनालिसिस कैसे होने वाला है और आपके पास ऑटोडेस्क मोल्ड फ्लो का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप NX का इजी फिल एडवांस मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो और कुछ सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे भी ले सकते हो। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये वीडियो इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइन और मोल्ड फ्लो एनालिसिस कोर्स स्टूडेंट जो कर रहे हैं उसके लिए कॉमन है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको इजी फिल एडवांस अपने NX सॉफ्टवेयर में चलाना है तो उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है, आपको क्या चाहिए होगा। फर्स्ट आपको क्या चाहिए, मोल्ड विजार्ड की लाइब्रेरी चाहिए होगी। सेकंड क्या चाहिए, इजी फिल की लाइब्रेरी चाहिए। ये दोनों लाइब्रेरी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ जब देख रहे हो NX में टैब आपको दिखना स्टार्ट होगा। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कंटेंट में प्रोवाइड कर रखी हैं और जो भी मैं आज करने वाला हूँ उसका CAD और उसकी पार्ट फाइल .prt फाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप आखिर तक देखिएगा। ओके, सबसे पहले मैंने एक स्नैप बना रखा है यहाँ पे। स्नैप NX के इंटरफेस का है, उसके अंदर मैं आपको इजी फिल एडवांस का ये जो टैब है उसके कुछ आइकन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो उसको हम दो हिस्सों में पहले देखते हैं। फर्स्ट हिस्सा मेरा इंडिकेटर टूल का है और सेकंड हिस्सा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ रहा है सेकंड, ये हमारे मेन टूल्स हैं। तो फर्स्ट टूल क्या करेगा, फर्स्ट टूल हमें आइडिया देगा। ये एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं देगा, आइडिया देगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। फर्स्ट सेट ऑफ टूल्स हमें आइडिया देंगे और सेकंड सेट ऑफ टूल्स ये एक्चुअल एनालिसिस करके हमें रिपोर्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो हम इससे शुरू करते हैं। ठीक है, इससे इंडिकेटर टूल में सबसे पहला है गेट लोकेशन। गेट लोकेशन ये क्या करेगा, ये हमें मैनुअल या ऑटोमेटिक दो ऑप्शन देगा ये बताने के लिए कि अगर मैं क्लूलेस हूँ कि मुझे गेट कहाँ रखना चाहिए तो ये मेरे लिए मदद करेगा और मुझे बताएगा कि आपके पार्ट के हिसाब से जो इसने एनालिसिस किया है उस गेट की लोकेशन क्या होनी चाहिए। ये नंबर ऑफ गेट भी बताएगा कि आपको कितना रखना चाहिए। हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, अभी बस थ्योरी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गेट लोकेशन एनालाइज़र। उसके बाद जो हमारा सेकंड टूल है इसके अंदर वो है ये कूलिंग टाइम इंडिकेटर। कूलिंग टाइम इंडिकेटर ये क्या करेगा, जो हम इसको पार्ट सप्लाई करेंगे ये उसका कूलिंग टाइम निकाल के बताएगा कि जो आपने मटेरियल सप्लाई किया है उस हिसाब से अगर मोल्डिंग हो तो उसका कूलिंग टाइम कितना होने वाला है। और कूलिंग टाइम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कूलिंग टाइम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम पार्ट को इजेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे को कूलिंग टाइम इंडिकेट करके बता देगा। ये सब आइडिया के टूल्स हैं, यानी कि प्रिडिक्ट करेंगे, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देंगे, पर हमें एक जनरल आइडिया चाहिए आगे बढ़ने के लिए, इसलिए काम की चीज़ है। अगला टूल है हमारा ये L/T रेशियो। इसका एक वैल्यू का रेंज है, हमें बस ये याद रखना है कि अगर लेस देन 100 होगा इसका मतलब पार्ट जो है वो मोल्डेबल है, वो इजीली फिल हो सकता है। तो अगर ये रेशियो लेस देन 100 आता है तो हमारा जो पार्ट है, आपको पार्ट जो दिख रहे हैं दो पार्ट, ये इजीली फिल हो सकते हैं। ठीक है, ये कब ऑप्शन काम करेगा, जब हम इसको
मेल्ट की एंट्रेंस बताएंगे, यानी कि जहाँ से फ्लूइड एंटर करने वाला है। यहाँ पे मेल्ट की एंट्रेंस क्या है, ये रेड एरो जो आपको दिख रहा है, और ये है आपका स्प्रू, और ये है आपके गेट, है ना, ये है आपके गेट, ये है आपका स्प्रू, और यहाँ पे आपका रनर। ठीक है, ये आपका मेल्ट का एंट्रेंस है। तो अगर L/T रेशियो आपको देखना है लेस देन 100 होना चाहिए, तो मेल्ट एंट्रेंस इसको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है सिंक मार्क इंडिकेटर। ये क्या करेगा, एक डिफेक्ट होता है सिंक मार्क, जब यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होती तो सिंक मार्क आता है, यानी कि वो हिस्सा जो नॉमिनल थिकनेस से यानी कि यूनिफॉर्म थिकनेस से थोड़ा बड़ा होगा वो सोख खाएगा, इसका मतलब सिंक मार्क दिखेगा। तो ये वो पहले ही प्रेडिक्ट करके बता देता है। तो ये भी हम देखने वाले जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये थे प्रेडिक्टिव टूल्स। अब आते हैं अपने मेन टूल्स के अंदर। मेन टूल्स के अंदर सबसे पहला क्या है, यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी। ये इस फोल्डर की डायरेक्टरी है जिसमें हम काम करने वाले हैं, हमारा सारा काम यहीं पे सेव होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, सेट कैविटी। हमें बताना पड़ता है कि जो हमने कैड इंपोर्ट किया है उसमें से कैविटी कौन सी है। यहाँ पे कौन सी कैविटी है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, दो कैविटी हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ पे रनर। रनर नाम से ही पता लग रहा है फीड सिस्टम का पार्ट है। तो क्या होता है कि इजी फिल एडवांस में आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आपके पास पहले से रनर है तो आप उसको रनर सप्लाई कर सकते हो, अगर रनर नहीं है तो इजी फिल एडवांस आपके लिए बना देगा। तो हम इस ट्यूटोरियल में बना बनाया रनर नहीं लेने वाले, हम इजी फिल एडवांस को बोलेंगे कि अपना एक खुद रनर बनाए बेस्ड ऑन मेरा गेट लोकेशन जो है और एनालिसिस करके दिखाए। ठीक है, तो सेट रनर कब यूज़ करना है, जहाँ हमारे पास पहले से रनर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेट मेल्ट एंट्रेंस। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये मेल्ट एंट्रेंस है। जब अपना रनर बनाएंगे तो मेल्ट एंट्रेंस हमें बताना पड़ता है कि क्या है, तो रनर के ऊपर वाला हम मेल्ट एंट्रेंस बता देंगे। उसके बाद सेट पार्टिंग डायरेक्शन। पार्टिंग डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जिसमें मोल्ड ओपन होने वाला है। तो हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है कि Z की तरफ है, प्लस Z की तरफ क्या होना चाहिए हमारा फिक्स्ड हाफ, तो माइनस Z हमारी हो गई पार्टिंग, है ना। तो यहाँ पे भी माइनस Z अगर आप देखो यहाँ पे तो ये पार्टिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा एनालिसिस का टूल। इसमें हम बताएंगे कि हम किस टाइप का एनालिसिस करने वाले हैं। फिल का एनालिसिस, मोल्ड भरते हुए देखना चाहते हैं, फिल एंड पैक करके देखना चाहते हैं। जब प्रेशर बढ़ाना होता है तो पैकिंग रखनी होती है ताकि हर हिस्से में मटेरियल हमारा पहुंच जाए, तो फिल पैक एनालिसिस भी कर सकता है। ये फिल पैक वॉर्प एनालिसिस भी कर सकता है। वॉर्पेज आपको डिफेक्ट बताया मैंने कि डिफेक्ट क्या होता है, उसका भी एनालिसिस कर सकता है। या फिल पैक कूल वॉर्प भी कर सकता है, ये कूलिंग का भी एनालिसिस कर सकता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं, हम फिल का एनालिसिस करेंगे, उसी के अंदर बहुत सारे सब एनालिसिस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ केस देखेंगे। और लास्ट जो हमारा टैब मुझे सेटिंग टैब में दिख रहा है वो है शो रिज़ल्ट का। ये ऑब्वियस है कि जो भी हम एनालिसिस कर लेंगे, एनालिसिस करने के बाद रिज़ल्ट शो करने का टैब है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ मेन टूल्स है जिसको मैं आप बताने जा रहा हूँ, जो विज़ार्ड टूल्स कहलाते हैं। ये हमारा मेन टूल्स हैं। गेट विज़ार्ड, ये हमें बताएगा, हम इसका यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि हमें गेट क्या रखना है। इस डायग्राम में जो आपको दिख रहा है ये पिन पॉइंट गेटिंग है, एक गेट ये है और एक गेट ये है। ठीक है, रनर विज़ार्ड जब हम गेट बना लेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली गेट को डिटेक्ट करके उसके ऊपर रनर खड़ा कर देगा, और रनर खड़ा करने के बाद डायमेंशन हमारे हाथ में होंगी। जैसे अगर मैं आपको ये छोटा सा डेमो दिखाऊं तो हम ये डायमेंशन कंट्रोल कर सकते हैं, ये डायमेंशन कंट्रोल कर सकते हैं, ये डायमेंशन भी कंट्रोल कर सकते हैं।
इसलिए हमारे पास रनर विजार्ड है। ठीक है, मेल्ट एंट्रेंस विजार्ड हमें नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब गेट डिटेक्ट हो गया, रनर डिटेक्ट हो गया, तो मेल्ट विजार्ड उसके ऊपर ही काम करेगा, है ना, वहीं से एंटर करेगा। तो ये छोटी सी थ्योरी थी। अब हम इसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। सो मॉडल मैंने इंपोर्ट कर लिया है, और अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको पहचान में आ गया होगा कि ये सिमिलर कैड है जो मैंने पिछली वीडियो में भी यूज़ किया था फोर कैविटी मोल्ड बनाने के लिए। बस फ़र्क इतना है कि मैंने यहाँ से दो कट्स हटा दिए हैं, आपको मैं आगे बताऊंगा क्यों। और उस वीडियो में मैंने इस मोल्ड को फोर कैविटी मोल्ड बनाया था। अभी मैंने बस दो ही रखा हुआ है ताकि मेरी कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन जो मेरा पीसी है वो ज़्यादा हैवी ना करे। तो हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतना काफ़ी होगा। तो क्या करते हैं, हम इजी फिल एडवांस के टैब में जाएंगे। अगर आपको ये टैब नहीं दिख रहा तो राइट क्लिक करके यहाँ पे इजी फिल एडवांस पे टिक कर देंगे, तो आपको यहाँ से टैब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, पहला स्टेप सेट वर्किंग फोल्डर करना है। इसमें जहाँ पे आप अपना एनालिसिस का रिजल्ट रखना चाहते हो वो आप उसको डायरेक्टरी दिखा दोगे। तो मैं इसकी डायरेक्टरी रख देता हूँ, ओके करके यहाँ पे प्रेस ओके। उसके बाद कैविटी हमें सेट करनी है। अभी ये दो पहले से सिलेक्टेड है, तो मैं क्या करता हूँ आपके सामने दोबारा से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जाएंगे हम। ये हमें एक विंडो देगा और पूछेगा कि हमें कौन सा मटेरियल रखना है। तो मटेरियल ये है ABS, इसके अलावा ABS प्लस PP, ABS प्लस PA+6, और नीचे और भी सारे मटेरियल हैं। आपका वर्क पीस किस मटेरियल को आने वाला है वो देखते हुए आप इसमें से कोई भी मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ ये ABS का ही रख रहा हूँ मैं, और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आपको मिलेंगे, LG केमिकल बहुत फेमस है इंडिया में ही। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम बस डेमो करें इसलिए मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे ग्रेड नेम मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रेड कोड भी बोलते हैं इसको। हर मैन्युफैक्चरर का अलग कोड होता है। तो इसमें से कौन सा कोड लेने वाले हैं हम, कौन से ग्रेड का मटेरियल लेने वाले हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको अभी नहीं छेड़ रहा, मुझे आपको यहाँ पे लेके जाना है और कुछ काम की बात दिखानी है। एडवांस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें एक विंडो मिलती है। ये मोल्डेक्स का मटेरियल का डेटाबेस है। सारे मटेरियल इनके बैंक में रखे हुए हैं, है ना। तो मैं जो मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ मैं उसी के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें एक टैब मिलेगा कंटेंट नाम का। ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, मैं इसकी एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेता हूँ ताकि आगे मुझे जब कुछ दिखाना होगा तो वैल्यू सामने रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल्ट टेम्परेचर, जो पॉलीमर का टेम्परेचर है उसकी वैल्यू है मिनिमम क्या रखनी चाहिए। एक है वैल्यू नॉर्मल और एक है मैक्सिमम। ऑब्वियसली अगर मैं मिनिमम रखूंगा तो हो सकता है वो फ्लो ही ना कर पाए पूरा पूरा, और अगर मैं मैक्सिमम रखूंगा तो मटेरियल जलने का खतरा है। तो मैं नॉर्मल रेंज सेट करना चाहता हूँ यानी कि 235। ठीक है, तो 235 डिग्री सेल्सियस इसकी नॉर्मल रेंज है। और ये किस टेम्परेचर पे इजेक्ट हो सकता है पार्ट, जब हमारे इजेक्टर पिन वर्क करेंगे तो उस टाइम क्या टेम्परेचर होना चाहिए, इतना 99.85। ठीक है, तो ये वैल्यू हर मटेरियल के हिसाब से अलग अलग है। हमने ABS चुना था और ग्रेड नेम उसका ये था, प्रोड्यूसर ये था, इसलिए हमें ये सारी वैल्यू मिल रही है। कोई और सेलेक्ट करेंगे आप तो इसकी वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, मैंने मटेरियल चेंज नहीं किया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सपोज़ मुझे नहीं पता कि मेरी गेट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा गेट लोकेशन एडवाइज़र। ये पूरा टैब किस लिए था, इंडिकेटर टूल के ये कुछ ऑप्शंस हैं जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हालांकि हाईली एक्यूरेट नहीं होंगे पर हमें अच्छा खासा एक आइडिया दे सकते हैं कि हम यहाँ से बिगिन कर सकते हैं। तो मैं गेट लोकेशन एडवाइज़र पे जाऊँगा और ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, और गेट का काउंट यानी कि पर कैविटी मैं कितने गेट चाहता हूँ, 1 2 3 4 यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 1 सेलेक्ट किया। पार्टिंग डायरेक्शन है -z, यहाँ से इसकी पार्टिंग आएगी। और ऑटोमेटिक रखा हुआ है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पे गेट आना चाहिए, और मैं इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है सिस्टम का। और ये एनालाइज कर रहा है कि जो एक गेट लगाना है
वो इस कैविटी में कहाँ आना चाहिए। तो इसने मेरे को एक रिजल्ट दिखाया। राइट में आपको चार्ट जो दिख रहा है उससे पता लगेगा। रेड पोर्शन मतलब सजेस्टेड, ब्लू पोर्शन मतलब नॉट सजेस्टेड। और अगर मैं बीच में देखूं तो ये 50% श्योर है कि आप यहाँ पे गेट लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते। तो जो सजेस्टेड एरिया आ रहा है मैं वो देखता हूँ, ये ऑलमोस्ट कैविटी के बीच में ही आ रहा है ना, इस मोल्डिंग के बीच में आ रहा है, इन दोनों मोल्डिंग के बीच बीच में ही आ रहा है। तो ठीक है, मुझे एक आइडिया मिल गया। मैं बीच में ही रख के अपना एनालिसिस शुरू करूँगा। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक आइडिया देता है, इसलिए आप देख रहे होगे कि हालांकि ये सिमेट्रिक है और जो रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए वो यहाँ पे भी आना चाहिए, पर कोई बात नहीं। सो आइडिया लेने के लिए परफेक्ट है, हमारे से काम चल जाएगा। मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मेरा और एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कूलिंग टाइम इंडिकेटर का। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये मुझे क्या बताता है कि जो आप टेम्परेचर सेट कर रहे हो, मेल टेम्परेचर यहाँ पे है ना 235, मैंने एक फ़ोटो भी खींची थी यहाँ पे 235। तो 235 मैंने अगर मेल टेम्परेचर सेट कर रखा है और उसे इजेक्ट टेम्परेचर तक आना है, यानी कि जब हमारा इजेक्टर पिन या कोई और इजेक्टर सिस्टम काम करे तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वहाँ तक आने के लिए इस मोल्ड को 12.8 सेकेंड चाहिए। साइकिल टाइम नहीं है, ये इसका टाइम है। ठीक है, 12.8 सेकेंड चाहिए इन मोल्डिंग को सॉलिडिफाई होने के लिए। तो ठीक है, मुझे एक आइडिया मिल गया, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ जब मैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कुछ पैरामीटर सेट करूँगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद एक एल बाई टी इंडिकेटर है, ये अभी नहीं चलेगा जब तक मैं इसको मेल्ट का एंट्रेंस ना दूं, यानी कि मटेरियल जहाँ से एंटर कर रहा है वो जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक ये चलेगा नहीं। पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ये करता क्या है। एल बाई टी मीन्स लेंथ बाय थिकनेस, जो आप कंपोनेंट देख रहे हो वो, ये हमें बताता है कि आपका पार्ट कितना पॉसिबल है कि इसकी मोल्डिंग हो जाएगी। तो एक बैंड आता है, 100 से शुरू होता है और आगे तक जाता है, तो लेस देन 100 होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। लेस देन अगर 100 होगा इसका मतलब आपका जो आप मोल्डिंग देख रहे हो वो मोल्डेबल है। आगे चलते हैं। सिंक मार्क इंडिकेटर, जैसा कि आपको पता है सिंक मार्क एक डिफेक्ट है जो मोल्डिंग के दौरान आ सकता है। तो मैं ये चला के देखता हूँ। तो जो रेड एरिया आपको दिख रहा है, रेड एरिया का मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि सिंक मार्क आ सकते हैं। हालांकि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में मैन्युफैक्चर हो चुका है और इसमें कोई सिंक मार्क नहीं आए थे, इसलिए ये आइडिया के लिए ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है ये जो दिखा रहा है वो होना ही है। ये बस आइडिया के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिडिक्टिव टूल है ना, तो आप आइडिया ले सकते हो। अगर कहीं बीच में आ रहा होता यहाँ पे तो फिर भी उसको इंस्पेक्ट करना था, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस पार्ट में कोई सिंक मार्क जो विजिबल थे वो नहीं आए थे। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो हमने प्रिडिक्टिव टूल देख लिए जो सही रिजल्ट नहीं देते पर एक अच्छा खासा हमें आइडिया दे देते हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक्चुअल हमारा एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। उसको करने के लिए हम पहले पार्टिंग डायरेक्शन सेट करेंगे और वो है हमारी नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, ओके कर दिया। गेट विजार्ड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं गेट प्लान करने वाला हूँ। पिन पॉइंट गेट, क्योंकि मैं यहाँ पे गेट लगाना चाहता हूँ। पिन पॉइंट गेटिंग क्योंकि मैं बहुत छोटा मार्क चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एस्थेटिक मटेरियल है ना, ऊपर का फेस साफ दिखना चाहिए। तो छोटा गेट चाहता हूँ मैं, पिन पॉइंट गेट। इसमें एक अच्छी बात डिस्कस करना चाहता हूँ मैं कि जैसे ही मैंने गेट सेलेक्ट किया इसमें कुछ वैल्यूज़ अपने आप एंटर हो गई, D1 D2 और गेट का लेंथ, है ना। तो D1 क्या है, ये एंट्रेंस गेट की, और गेट के पीछे वाला पोर्शन इसका डाया D2, और इसके बीच की जगह गेट की लेंथ जितना ट्रैवल करना पड़ता है ये है L। ये अपने आप कैसे आ गया, एल्गोरिथम स्मार्ट है ये जज करने को कि आपने जो मटेरियल दिया है उसके हिसाब से इसका वॉल्यूम क्या होगा, और ये वॉल्यूम क्या है उसके हिसाब से इसने जज कर लिया कि डायमीटर क्या रखना है। तो अगर आपको अपना कोई आइट्रेशन करना है जैसे कि 3 mm 2.54, आपकी मर्जी, आप कितना भी रख सकते हैं, तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, पर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ एरो से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो D1 मैं 2 ही रहने देता हूँ
और D2 मैं 6 mm रहने देता हूँ। कोल्ड रनर गेट बनाना चाहता हूँ मैं, हॉट रनर गेट नहीं बनाना चाहता। और पिन पॉइंट गेटिंग आने वाली है, इसमें 9 तरीके की आपको गेटिंग दिख जाएगी। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, पिन पॉइंट गेटिंग ही चाह रहा हूँ। पॉइंट देता हूँ मैं दोनों कैविटी के लिए। तो बीच का पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसके बीच में गेट आ गया। अप्लाई करेंगे वरना दूसरा गेट नहीं अप्लाई आएगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर यहाँ से करना है, एक ये और दूसरा ये। ओके किया, अप्लाई कर दिया और दोनों जगह हमारा गेट लग गया। अब मैं इस कमांड से बाहर आ सकता हूँ। अगर आपको कोई और तरीके का एनालिसिस करना है और गेट भी चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं ना। हॉट रनर गेट, अगर आपका हॉट रनर मोड है तो आप हॉट रनर गेट बना सकते हैं और यहाँ से उसका गेटिंग सिस्टम भी अलग से चूज कर सकते हैं। ये हम पूरा एक 2 और 3 आवर्स का लेक्चर कवर कर चुके हैं, तो इसमें आपको कोई अब तक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मैं इसमें रनर बनाना चाहता हूँ। तो हम फीड ही बना रहे हैं, फीड के अंदर गेट बना लिया। उसके बाद रनर बना रहा हूँ मैं, रनर विजार्ड के अंदर जाता हूँ। गेट मैंने पहले से बना रखा था, इसलिए उसने गेट को सेंस करके रनर सिस्टम अपने आप बना दिया। बट हो सकता है कि आपको ये डिस्टेंस चेंज करना हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आपको दो प्लेन दिख गए हैं, हमें पता ही है कि दो ओपनिंग होती हैं। तो उस हिसाब से हम अपनी कैविटी साइज जो भी है और ये जो लेंथ है रनर की, वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नहीं छेड़ रहा। जो मुझे दे रखा है मैं उसी में सेटिस्फाइड हूँ, है ना। कोल्ड रनर है, हॉट रनर नहीं है। थ्री प्लेट मोल्ड बनाना चाहता हूँ और नेगेटिव जेड एक्सिस मेरी पार्टिंग है। तो इसने सही से सेंस कर लिया है। अगर आप चाहो तो इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, पर मैं अभी ये नहीं कर रहा। स्प्रू की भी सेटिंग हो सकती है, आपको अगर डाया पतला या मोटा करना है और उसके हिसाब से एक सिमुलेशन आएगा। फिर कोई डिफेक्ट आता है तो आप चेंज करोगे, उसके हिसाब से एक सिमुलेशन आएगा। इसलिए मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसने ली है मैं उसी पे चलाना चाहता हूँ। और अगर आपको गेट की पोजीशन भी चेंज करनी है, जैसे फर्स्ट गेट यहाँ पे आ गया और सेकंड गेट थोड़ा दूर हो, तो मैं यहाँ से कस्टम करके उसको हिला भी सकता हूँ, या आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और रनर सेटिंग, इसमें डायमीटर कितना होना चाहिए मैं इसको भी नहीं छेड़ रहा। मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। ये जो भी मुझे वैल्यू दिखा रहा है, अभी 7.2 है, पर आप यूजुअली 5 mm तक लेके चलते हो, पर ठीक है 7.2 भी चलेगा। ओके, तो मैंने इस सेटिंग को नहीं छेड़ा, बस रिव्यू कर लिया कि जो मैं चाहता हूँ यहाँ पे वही हो रखा है। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। अब यहाँ जो आपको दिख रहा है ये है आपका मेल्ट एंट्रेंस, यहीं से हमारा मोल्टन लिक्विड नीचे आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ स्किप कराई थी, बस बताया था कि 100 से कम हो तो हमारा पार्ट जो होता है वो मोल्डेबल होता है। तो हमारा 31 आ रहा है ना, 31 वैल्यू आ रही है, 100 से कम है। इसका मतलब ये पार्ट मोल्डेबल है। और ये कब हो पाया, L/T इंडिकेटर कब चला, जब इसको मेल्ट एंट्रेंस मिल गया। छोटी सी बात थी पर कवर करना ज़रूरी था। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हमारा फीड सिस्टम तैयार है। अब हम एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं। सो हम स्टार्ट एनालिसिस पे क्लिक करते हैं और एक विंडो पॉपअप होगी। हम एनालिसिस किस टाइप का कर रहे हैं, फिलिंग का। फिलिंग एंड पैकिंग भी कर सकते हैं, और एनएक्स के लेटेस्ट वर्जन में फिल पैक वॉप एंड फिल पैक कूल भी आ गया है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं फिलिंग का एनालिसिस करता हूँ और फिलिंग के अंदर जो भी क्राइटेरिया है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इंजेक्शन प्रेशर 155 मेगापास्कल मान के चल रहा है। फिल टाइम इसने अभी खुद दे रखा है। और मेल्ट टेम्परेचर जब हमने मटेरियल इनपुट किया था वहीं से ले लिया है। ठीक है, और मोल टेम्परेचर भी वहीं से लिया है। नंबर ऑफ कोर 12 हैं, आपके पीसी या लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट है। इसको मैक्सिमम रखना है, कैसे चेक कर सकते हो, अगर आप टास्क मैनेजर खोलोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आप कितने प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो। तो हम इस काम के लिए सारे प्रोसेसर यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 कर दिया है। आप इस डिस्क्रिप्शन में भी नाम दे सकते हो, आप जो भी चाहते हो। और लास्ट में मेश का लेवल। मेश एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि सिमुलेशन कैड पे कैसे करने हैं। तो बैक ऑफ द स्क्रीन वो क्या करता है, एक फाइनाइट एलिमेंट मेश बनाता है। उसकी डेप्थ में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये लेवल जितना बड़ा होगा रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट आएगा, पर टाइम भी उतना ज़्यादा लगने वाला है ना। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं इसको बीच में ही रख देता हूँ
और इसको ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ, क्योंकि हम बस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कर रहे हैं। अगर आपको हाईली एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आप इसको मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब सेटिंग मैं नहीं छेड़ रहा। अगर आपको लगता है कि आपको इस पीरियड में फिल करना चाहिए तो आप ये वैल्यू मॉडिफाई कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, और मैं इसको ओके क्लिक करता हूँ। और डेटा प्रिपेयर कर रहा है, उसके बाद मैश बनाएगा, बाउंड्री कंडीशन देगा, उसके बाद एक्सपोर्ट मैश होने के बाद मेरे को रिजल्ट डिस्प्ले होगा डिपेंडिंग ऑन योर पीसी का या लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन, ये कितना टाइम लेगा। यहाँ पे हमें प्रोग्रेस भी नज़र आ रही है, 5% हो गया है, ये 100% तक कुछ टाइम लेने वाला है। और यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएंगी अगर आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखोगे कि किस किस पॉइंट पे क्या क्या हो चुका है, और उसी के आगे आपको साइज भी लिखा नज़र आता रहेगा। ये पॉलीहेड्रल एक ज्योमेट्री होती है, वो मैश बना रहा है। ये हमारे काम का नहीं है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अच्छा है। तो इसका पूरा फिनिश होने तक हम वेट करेंगे जब तक ये 100% नहीं पहुंच जाता। सो एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपको एक विंडो दिखाई देगी। मैं इसको ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद शो रिजल्ट में जाएंगे। मैंने 2 रन लगाए थे, तो मैं रन 1 का रिजल्ट देखना चाहता हूँ। बस सिंगल क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा, और ये मुझे राइट साइड पे एक चार्ट दिखाएगा, और रिजल्ट मेरे को बीच में दिखा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, कैसे समझना है। तो यहाँ पे एनालिसिस फिनिंग एनालिसिस है, और रिजल्ट टाइप है मेल्ट फ्रंट टाइप। तो इसमें से कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और देखते हैं कि ये क्या दर्शाते हैं और किस काम में आते हैं। तो मेल्ट फ्रंट टाइम का मतलब है जो आपका मोल्टन प्लास्टिक यहाँ से बह रहा है, वो कितना टाइम ले रहा है एक्चुअली। तो 1.03 सेकेंड ले रहा है। ऑब्वियसली यहाँ से शुरू होगा तो 0 सेकेंड होगा, और लास्ट में आते आते भरने के लिए उसको जो टाइम लगेगा वो ही फाइनल टाइम होगा, है ना। तो आपको याद होगा हमने जो टाइम दिया था वो यही टाइम दिया था। तो उसने क्या किया, फिलिंग टाइम जो हमने दिया उसको कंसिडर करते हुए कुछ पैरामीटर निकाले, और उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट दिखाया। ठीक है, तो ये है आपका मेल्ट रन टाइम। अगर आपको देखना है कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा, तो एनिमेशन सेटिंग में जाएंगे, तो परसेंटेज स्टेप एक ऑप्शन है। 5% के हिसाब से आगे आगे हमें एनिमेशन करके दिखाएगा। यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। 5 to 100 जाएगा, 0 to 100 जाएगा 5 के स्टेप में, और एनिमेशन स्पीड अभी बीच की है। तो मैं प्ले करता हूँ, तो हमें एनिमेशन ऊपर स्प्रू से आती हुई, रनर से आती हुई, सीधा गेट से एंटर करती हुई हमारी मोल्डिंग में जाते हुए दिख रही है। आप इस स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो। ये बस देखने के लिए नहीं है कि हमें देख के अच्छे लग रहे हैं कलर्स, इसका आप इंटरप्रिटेशन वैसे भी कर सकते हो। इससे आप डिफेक्ट एक्चुअली निकाल सकते हो, बस फीलिंग से ही, कि क्या डिफेक्ट आने वाले हैं। हालांकि और एनालिसिस हैं इसके अंदर, वो हमें खुद से ही बता देंगे, पर हमें अगर डिफेक्ट देखना हो तो हम फीलिंग पैटर्न से भी पता लगा सकते हैं कि हमें क्या डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। और नीचे कुछ और भी टूल्स हैं, व्यू टूल्स है, क्लिप टूल है, ये क्लिप करके दिखाता है, आगे काम आएगा। और मैं इस एनिमेशन की फाइल को किसी फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ, गिफ इमेज और AVI वीडियो फाइल में। कितने फ्रेम पर सेकंड आप बता सकते हो, कितने टाइम तक, कितने सेकंड तक आपको एक्सपोर्ट करना है वो भी बता सकते हो, कितना परसेंट जब ये फेल हो जाए उसकी रेंज भी दे सकते हो, और यहाँ पे आप उसका पाथ दे सकते हो। ठीक है, मैं इसको सेव नहीं कर रहा। नेक्स्ट है आपका जनरेट रिपोर्ट, आप इसको PPT में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेल्ट फ्रंट टाइम, कितना टाइम लग रहा है मोल्टन मटेरियल को शुरू से लेके एंड तक फ्लो करने का, 1.03 सेकेंड। और ब्लू कलर मीन्स यहाँ इसके एंड पॉइंट तक आने में। नेक्स्ट देखते हैं ए ट्रैप। जहाँ पे भी हमें साइन कलर का इंडिकेशन मिलेगा पार्ट के अंदर, वहाँ पे हमारी एयर ट्रैप हो रही है। एयर ट्रैप होने से क्या होगा, एक डिफेक्ट होता है, वॉइड, एयर वॉइड, बबल आ जाता है। अगर आपका ट्रांसपेरेंट पार्ट हो तो उसके लिए बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि एयर बबल आने से क्या होता है, हमारे पार्ट की स्ट्रेंथ लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे कहीं भी साइन कलर का इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एयर ट्रैप नहीं है, तो अच्छी बात है। आगे चलता हूँ, वेल्ड लाइन। वेल्ड लाइन एक इंटरेस्टिंग डिफेक्ट है। वेल्ड लाइन में क्या होता है, जब एक तरफ से मटेरियल फ्लो कर रहा है और दूसरी तरफ से ही मटेरियल फ्लो कर रहा है, जाहिर है एक जगह है जहाँ पे वो मीट करेंगे, तो मीट इन जगहों पे करते हैं। अगर आप इमेजिन कर सको मोल्ड में ये पोर्शन एक्सट्रूडेड होगा, और इसके आसपास जब फ्लूइड टच करेगा
और वो मीट करेगा, उन दोनों का टेम्परेचर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। बहुत कम डिफरेंस होगा पर होगा ज़रूर। तो उस डिफरेंट की वजह से यहाँ पे वेल्ड लाइन आ गई, यहाँ पे और सेम चीज़ यहाँ पे भी। अगर मैं आपको फिलिंग पैटर्न में दिखाऊं, यहाँ पे आप नज़र रखना, यहाँ पे देखना फिल कैसे कर रहा है। फिलिंग में एनिमेशन ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे एंटर हुआ और रनर में गया, गेट में गया, और ये देखो यहाँ पे मीट हुआ ना। तो यहाँ पे जब मीट हुआ तो उसने वेल्ड लाइन क्रिएट कर दी। वेल्ड लाइन भी हमारे पार्ट के लिए खतरनाक है क्योंकि वो मटेरियल की स्ट्रेंथ से कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। गेट कंट्रीब्यूशन। गेट कंट्रीब्यूशन इसलिए काम का रिजल्ट टाइप, ताकि सपोज अगर मैं एक फैमिली मोल्ड बना रहा होता, या एक फैमिली मोल्ड ना भी बना रहा होता, और मैं एक ही पार्ट के अंदर रनर देख रहा होता कि अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं और पार्ट सिमेट्रिक नहीं है, उस गेट का कंट्रीब्यूशन कितना है उसको फिल करने में। तो दो हैं तो 100/2 कितना होना चाहिए, 50। तो ये 50-50%, 0.01 मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम इतना ही एक्सपेक्ट करें वही बहुत है। तो इसका मतलब गेट कंट्रीब्यूशन सही है, ये बैलेंस्ड मोल्ड बनने वाला है। दोनों के एरिया में इक्वली डिवाइड होकर मटेरियल जा रहा है, तो गेट का कंट्रीब्यूशन सही है। आगे चलते हैं। मोल्डेबिलिटी, ये वो फैक्टर है जो हमें बताता है कि हम जो पार्ट या मोल्डिंग प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो मोल्ड हो भी सकता है या नहीं। ग्रीन का मतलब गुड, यानी कि हाँ हो सकता है, तो अपना सारा रीजन ग्रीन ही है, इसका मतलब मोल्डेबल है। अगर मीडियम होता तो इसका मतलब हम थोड़ी सी गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, या तो गेट की प्लेसमेंट या कुछ और, तो उसमें दिक्कत आती। लो का मतलब रेड, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पे अगर आप गेट प्लेस करने वाले हो तो पार्ट मोल्डेबल नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात क्या है कि हमारा पार्ट मोल्डेबल है, क्योंकि हमने इस मोल्डेक्स 3D विजार्ड की ही बात सुन के यहाँ से गेट लगाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेशर, नाम से ही पता लग रहा है, ऑब्वियसली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से जो प्रेशर आएगा वो सबसे टॉप पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, और जब पार्ट भर जाएगा और आते आते इसको ज़ीरो होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्रेशर की वैल्यू भी सिग्निफाई कर रहा है मेगा पास्कल के अंदर। और टेम्परेचर, ये क्वाइट ऑब्वियस है कि टेम्परेचर क्या है। यहाँ पे नोज़ल का हीटेड नोज़ल है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे देखो इस एरिया में कुछ इस रीजन के अंदर आता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सबसे ठंडा एरिया होगा, ठंडा एरिया यहाँ पे भी है ना। और हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारे काम का हो, मैक्सिमम shear स्ट्रेस देख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है मटेरियल के हिसाब से होती है। अगर उस मटेरियल की वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब डिफेक्ट आने वाला है। तो अभी क्या है यहाँ पे वैल्यू 0.589। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलती है तो उसमें लिखा होता है कि मैक्सिमम shear स्ट्रेस कितना सह सकता है। इससे भी हमारे को पार्ट में काफ़ी डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर ये विद इन लिमिट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और भी बाकी सारे ऑप्शन हैं। अगर आप इसको और डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो मैंने एक मैनुअल अटैच किया है, मोल्डेक्स 3D का वर्किंग मैनुअल है। इसमें हर एक ऑप्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में दे रखा है। तो ऐसे करके आप सिमुलेशन कर सकते हो, और इस रिपोर्ट को आप पावर पॉइंट में भी भेज सकते हो, या इसकी वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।